नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाई बहनों, ये आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीटेट 2023 और 24 के लिए 2023 का PYQ जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स का हिंदी में, उसका करने जा रहे हैं हम लोग डिस्कशन। दोस्तों, सेट 1 है ये दोस्तों, 100 क्वेश्चन का ये सेट है, आपका पेपर 1 का है दोस्तों। पेपर 1 के लिए जिन भाई बहन को PDF चाहिए दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 83 40 45 57 49। इस नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप इसी नंबर पे हाई लिख के सीटेट भेजिए, हम आपको नोट प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग आराम से मन से तैयारी करते रहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के चैनल को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए साथी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे आपका अपना परिवार थोड़ा विकसित हो और इसी तरह का बढ़िया से बढ़िया नोट्स आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना सारा कुछ किया जा रहा है। आप लोग वीडियो अगर देखते हैं जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है दोस्तों? तो व्याकरण अनुवाद विधि का अनुकरण करें। क्या किस विधि का करें? व्याकरण अनुवाद विधि का दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर से पढ़ लिया जाए। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही थी? तो व्याकरण अनुवाद विधि का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों। क्यूमिनिक्स, क्या बोला गया? क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा और किस भाषा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? खेल के मैदान की भाषा के नाम से। किस भाषा के नाम से दोस्तों? खेल के मैदान की भाषा के नाम से जाना जाता है। क्यूमिनिक्स के अनुसार सामाजिक भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो खेल के मैदान की भाषा के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि भाषा स्वनिम नहीं दोस्तों, ये गलत है। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है दोस्तों। ये आपका 100% सत्य है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है दोस्तों? तो भावनात्मक जागरूकता दोस्तों। किस तरह मजबूत करती है? भावनात्मक जागरूकता दोस्तों। फिर से देखिए, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? तो भावनात्मक जागरूकता दोस्तों। क्या कर रही है? भावनात्मक जागरूकता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। सलीमा अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? चलिए देखते हैं। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में दोस्तों। सही बात है दोस्तों। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनका चित्र बनाने में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़िए। डिकोड करने और अर्थ निर्माण करने में मदद दोस्तों। डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करना दोस्तों। ये आपका 100% सही है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? तो विवरण को कहेंगे। व्याख्यात्मक का सूचनात्मक से कहेंगे साथियों हम लोग? विवरण को कहेंगे। किसे कहेंगे? विवरण को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आपका
बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्यापन दोस्तों ये समाज की भाषा का हिस्सा नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? समाज की भाषा का हिस्सा नहीं है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्यापन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेश माध्यम बनाने की सिफारिश करता है दोस्तों? ये आपका मातृभाषा होगा। क्या होगा दोस्तों? मातृभाषा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है दोस्तों? जिसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जा सकता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? तो जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है दोस्तों? क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ये आपका एक चरण आगे दोस्तों। क्या है? एक चरण आगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा की भाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन और वो पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है कि आवाज़ या भाषण में भिन्नता। ए और बी दोनों गलत है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ए और ओ और वो दोनों आपका सही है। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन और वो पर विचार करना है। तो ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है जो आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में भिन्नता दोस्तों। और वो दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास कब होता है दोस्तों? तो जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो होता है दोस्तों। कब होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन पर चयन करना है। व्याकरण शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में दोस्तों भाषा। क्या बोला गया? भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करना। तो व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा दोस्तों। भाषा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा व्यवस्थाओं की अवस्था। किसका है दोस्तों? व्यवस्थाओं की अवस्था भाषा है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश-कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है साथियों? श्रवण का। किसका कर रही है? श्रवण का आकलन कर रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधन परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधन को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए दोस्तों? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र पर नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जैसे देखिए, साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिनाई स्तर पर मूल्य 90 है। तो साधन को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो ये आपका जिम क्यूनिमिक्स द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जिम क्यूनिमिक्स द्वारा। जैसे देखिए, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जिम क्यूनिमिक्स द्वारा दोस्तों। गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी दोस्तों? ये आपका रोल प्ले होगा। क्या होगा दोस्तों? रोल प्ले। जैसे देखिए, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? तो रोल प्ले दोस्तों। ये हम आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है। यह कथन है दोस्तों सही है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण यह कथन है सही है।
देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप के बारे में क्या सही है दोस्तों? क्लैप बिट से भिन्न है दोस्तों, दोनों अलग अलग है। क्लैप से और भिन्न दोनों अलग अलग है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशकों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? श्रव्य अधिगम को चाहते हैं। किस प्रकार दोस्तों? श्रव्य। फिर से देखिए, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? तो श्रव्य दोस्तों। कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है दोस्तों? शब्द रचना की तो गढ़न, शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन और मिलान करना। दोस्तों आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। शब्द रचना की प्रक्रिया कौन कौन सा? आपका गढ़न हो जाएगा, शब्द निर्माण, उद्धृत करना ये भी हो जाएगा दोस्तों, फिर संयोजन हो जाएगा, फिर मिलान मिश्रण हो जाएगा दोस्तों। आपका ABCD सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने से अधिक अवसर देना चाहिए दोस्तों? ये हो जाएगा मौन विधि। क्या होगा? मौन विधि दोस्तों। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं दोस्तों। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी शिक्षा का क्या ढांचा है? 5+3+3+4 दोस्तों। क्या है? 5+3+3+4। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने और चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है दोस्तों? ये कर रही है रचनात्मक लेखन दोस्तों। क्या कर रही है? किस विकास का? रचनात्मक लेखन का विकास कर रही है साथियों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? तो आरंभिक स्तर पर। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? आरंभिक स्तर पर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? ये आपका व्याकरण में है। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? तो व्याकरण पर नहीं है दोस्तों। तुकबंदी पे है, कविता और विचारों की थीम पर है, कार्य साधनों पर है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, झारखंड के एक गांव में रहने वाले एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। यह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? तो मातृभाषा हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। एक सही है दोस्तों आपका। फिर दूसरा विषय अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, सीखने की अंतर्गत आते हैं दोस्तों। एक और दोनों से दोस्तों, 3 और 4 गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखेंगे? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसी तरह की प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं दोस्तों। आपका 2 कन्फर्म सही है। क्या बोला? फिर देखिए, कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने से सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? इस कहानी में एक पात्र में जिस तरह से प्रतिक्रिया दी क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों को आप जानते हैं? ये आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके कौन सा प्रमाणिक पसंद सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची दोस्तों, ये आपको प्रमाणिक पसंद सामग्री प्राप्त करने में मदद करेगा दोस्तों। आपका 2 कन्फर्म सही है दोस्तों। ध्वनि की सूचना नहीं होगा, फोन रिकॉर्ड करना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान अनुभवों पर का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आपका 2 सही है। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं दोस्तों? श्रवण और पठन कौशल को ग्राह्य कौशल कहते हैं दोस्तों।
सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ रही है। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? तो ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो क्या होगा? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। चलो सही देखिए, रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है दोस्तों? तो संयुक्तिकरण और रूपांतरण। तो किसको समझने की जरूरत है? संयुक्तिकरण और रूपांतरण दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषय के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी दोस्तों? ये मिलेगा अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषय के संबंध कर पाना दोस्तों। क्या हुआ? अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषय से संबंध कर पाना। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? अंग्रेजी में सीखी गई तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है दोस्तों? तो संप्रेषणात्मक दक्षता और विकसित करना दोस्तों, विकसित करना। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है दोस्तों? तो संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। किस उपागम का? संरचनात्मक उपागम का दोस्तों। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है साथियों? ये युक्ति दोस्तों विद्यार्थियों पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित और उसमें वाक्य बनाने के लिए ये गलत होगा दोस्तों। कहाँ जाएगी? कठिन समय वाक्य बनाएगा तो कैसे होगा दोस्तों? विद्यार्थियों के लिए दिए गए संदर्भ के आधार शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। ये आपका सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुमस्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपक्रम क्या प्रकार है दोस्तों? सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। क्या होगा? सार्वभौमिक व्याकरण को समझना दोस्तों चुमस्की के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनमें उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? तो साथियों विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। क्या कर रही है? विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा चुमस्की के द्वारा। किसके द्वारा? चुमस्की के द्वारा साथियों। निंदा अपनी कक्षा में चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निंदा क्या करने की कोशिश कर रही है दोस्तों? तो अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। क्या कर रही है? अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विकल्प सूची इसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। ये आपका व्याकरण है। क्या होगा दोस्तों? व्याकरण। जो से प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? तो व्याकरण अनुवाद विधि। किस सिद्धांत का? व्याकरण अनुवाद विधि का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? यह आपका हो जाएगा साथियों भूमिका निर्वाह। किस विधि का? भूमिका निर्वाह का। सरस्वती तौर पर पठन व बारीकी से पठन इसके कौशल है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा पठन कौशल का। इसका हो जाएगा पठन कौशल का।
कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है दोस्तों? ये आपका साथी हो जाएगा विराम चिन्ह की त्रुटि। क्या होगा? विराम, सॉरी दोस्तों, विराम चिन्ह की नहीं होगा, ये गलत है। ये आपका स्वर शैली लहजा की त्रुटि हो जाएगा। फिर से पढ़िए, कौन सी त्रुटि लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है? तो स्वर शैली लहजा की त्रुटि नहीं है दोस्तों। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है दोस्तों? सहज गति के साथ वचन पठन अथवा लेखन होगा दोस्तों। सहज गति के साथ वचन पठन अथवा लेखन होगा दोस्तों भाषा प्रवाह के तात्पर्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा विचार भाषाविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये दोस्तों मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है दोस्तों। आपका एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निम्नात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ाने के सक्षम बनाएगी दोस्तों? ये घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय और अंतर वस्तु का मौखिक रूप से अपने विचार को साझा करना दोस्तों। कौन सा पठन का उपकौशल है दोस्तों? अनुमान लगाना दोस्तों पठन का उपकौशल है। कौन सा पठन का उपकौशल? अनुमान लगाना दोस्तों। कौन सा सामाजिक बोली की परिभाषित करता है? सामाजिक बोली को परिभाषित करता है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा का वाक विशेषता है दोस्तों। व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता है। श्रुति की किसी कार्यक्रम के बारे में विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। उसके पठन को क्या कहेंगे दोस्तों? बारीकी से पढ़ना कहेंगे। क्या कहेंगे? बारीकी से पढ़ना दोस्तों। कौन सी भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। क्या होती है? सत्य नहीं, तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। भाषा प्राथमिक से मौखिक है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। ये हो जाएगा बोधगम निवेश। क्या होगा? बोधगम निवेश दोस्तों। कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है दोस्तों? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लेखन की विशेषता नहीं है दोस्तों। आपका अच्छा संगठन हो जाएगा, स्पष्ट उद्देश्य हो जाएगा, व्याकरणिक शुद्धिकरण हो जाएगा दोस्तों। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देता है, जैसे कि ब, दो, दो, दो? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बल बनाने की अवस्था। क्या होगा? बल बनाने की अवस्था दोस्तों। कौन सी बुनियादी पठन कौशल नहीं है? तो रूप विज्ञान बुनियादी पठन कौशल नहीं है दोस्तों। ये गलत है। रिकॉर्डिंग है, शब्द पहचानना है, पठन शब्द भंडार है दोस्तों। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। तो ये डैश का अनुगमन कर रही है दोस्तों। तो ये हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम दोस्तों। क्या हो जाएगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है दोस्तों। अंतःक्रिया का सामाजिक उपकरण दोस्तों। भाषा क्या? अंतःक्रिया का सामाजिक उपकरण दोस्तों। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या हुआ दोस्तों? स्थानीय अवबोधन हो जाएगा। क्या होगा? स्थानीय अवबोधन दोस्तों। चलिए, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये विस्तृत पठन अभ्यास कर रही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करती है, जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं दोस्तों। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं, लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को कहते हैं दोस्तों मूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। एक प्रभावी भाषा शिक्षक है
पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना। तो पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना एक प्रभावी भाषा शिक्षा का दोस्तों। एक शिक्षक विद्यार्थी के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या दर्शाती है दोस्तों? पोर्टफोलियो आकलन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? इसे देखा जाए, एक शिक्षक शिक्षार्थियों की भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या दर्शाती है, क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों। लक्ष्य भाषा सीखने में विद्यार्थियों की मातृभाषा के हस्तक्षेप नीति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। कहा जाता है प्रत्यक्ष पद्धति दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है दोस्तों? ये आपका दोस्तों शिक्षार्थी एकल शब्द पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, ये आपका नहीं है दोस्तों। शिक्षार्थी जो है उसको पढ़िए, शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को समझाने के लिए अपने पूर्ण ज्ञान का उपयोग करता है, ये सही है। शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होना चाहिए, होने वाला है। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। ये तीनों से, लेकिन उसमें निगेटिव से नेगेटिव के साथ ये आपका निगेटिव है। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है दोस्तों? शिक्षार्थियों को सीखने में आने वाली रुचियों को भरना दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है। चलिए, सीखने की वह क्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षर और शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता प्रभावित करता है, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं साथियों? डिसलेक्सिया। कौन सी भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? तो ये दोस्तों कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स कक्षा के प्रदत्त कार्य आते हैं। कौन सी भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? तो कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स कक्षा के प्रदत्त कार्य दोस्तों। प्रथम पीढ़ी की शिक्षार्थी वे जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियों देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर अपने आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है दोस्तों पठन पूर्व कार्य। क्या कहता है? पठन पूर्व कार्य कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन नहीं है दोस्तों। पठन व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है दोस्तों, ये आपका नहीं है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल के संवर्धन नहीं है दोस्तों। मातृभाषा द्वारा सीखने को प्रवर्धन ये है, व्याकरण का वर्धन ये भी है, और विद्यार्थी को भाषा की धारा प्रवाह करने की योग होना ये भी है दोस्तों। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी कठिनाइयों और उनके ज्ञान की विविधता तथा कौशलों में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे कहते हैं दोस्तों, उसे निम्नात्मक परीक्षण कहते हैं। फिर से देखा जाए, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता और तथा कौशलों में कमियों को ज्ञात करने के लिए परीक्षण विकसित किया गया, उसे कहते हैं तो निम्नात्मक परीक्षण कहते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसकी प्रगति पर दर्ज करना ये गलत है दोस्तों। देखिए, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण और अंतिम घोषित करने में सहायक हो, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी प्रयुक्त करना तथा उसे शिक्षार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना दोस्तों, आपका 3 से है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो जाता है दोस्तों। पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया हो जाता है। क्या होता है? पढ़ने में अक्षमता दोस्तों डिसलेक्सिया हो जाता है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होती है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होता है। सभी बच्चों उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होती है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होता है। भाषा शिक्षक के रूप में निम्न में कौन सी सुधार करने की सबसे तकनीकी है दोस्तों?
ये आपका हो जाएगा साथियों। शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों पुनः त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। आपका 4 से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का पालन करती है क्योंकि विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। विद्यालयी भाषा घर की भाषा के रूप में अपेक्षा अधिक औपचारिक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषा क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलती है, उसे कहते हैं संप्रेषणात्मक उपागम। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलती है, संप्रेषणात्मक उपागम। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यार्थी में उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उसके साथ नहीं करना चाहिए? तो बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। उसमें बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना नहीं होता। उसमें ये आपका गलत है। क्या बोला गया? बच्चों के प्रभावी संप्रेषणात्मक बनाने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस अभ्यास उसके साथ नहीं करना चाहिए? दोस्तों बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह में संवादों को याद करना रोड मेमोराइज गलत है। रटन विद्या बहुत अच्छी करना डालना एकदम गलत बात है दोस्तों। ज्ञान का निर्माण और उसे साझा करना, ये आपको पॉजिटिव सही है। भाषा का उत्पादन, ये भी सही है। भाषा के साथ खेलना, ये भी सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चों में साफ स्लेट की तरह, ये गलत है। साफ स्लेट नहीं होता, कक्षा एक बने होंगे, ये भी गलत है। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, सही बात है। बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है दोस्तों की भाषा अर्जन दक्षता से होता है। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता से। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डैश कहलाता है, स्वर्णिम जागरूकता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णिम जागरूकता। दोस्तों कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर भाषा विद्यालय के अनुदेशन की भाषा के बीच नए निकटती सूत्र का विकास करता है। ये आपका हो जाएगा बहुभाषी उपागम से। क्या होगा? बहुभाषी उपागम साथ में। चलिए सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? ये आपका सुनने में रुचि और धैर्य होगा। तो क्या होगा? सुनने में रुचि और धैर्य दोस्तों। चलिए साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह है दोस्तों एक स्वाभाविक प्रक्रिया। क्या है? यह स्वाभाविक प्रक्रिया दोस्तों। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करते हैं। आपका एक सही है। ये बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा दोस्तों। आपका 2 एक सही है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक नॉन चुमस्की के द्वारा सुझाया गया दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बच्चे सकारात्मक पुनर्वलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं दोस्तों। क्या होगा? बच्चे सकारात्मक पुनर्वलन के उत्पाद के रूप में
भाषा सीखते हैं। आपका दूसरा चौथा सही है दोस्तों। एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वो अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है दोस्तों? सामाजिक पक्ष दोस्तों उसकी भूमिका निभाता है। एक शिक्षिका पहले अपने विद्यार्थियों को काल के निकट स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। तो निगमन उपागम वे डैश का अनुगमन कर रही है दोस्तों, तो निगमन उपागम का अनुगमन कर रही है। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। देखना, ध्यान देना, भाषा प्रयोग करना दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश का अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने में दोस्तों कौन सा उपागम, कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? देखिए, आकलन शिक्षार्थियों को निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करती है। ये आपका सत्य नहीं है दोस्तों। जो सत्य है उसको देखिए। आकलन बच्चों की खूबियों और आवश्यकताओं और रुचियों, और ये आपका निगेटिव है दोस्तों। ध्यान दीजिए, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करना, ये आपका पॉजिटिव है, सही है। आकलन बच्चों के निष्पादन की संभावना को बढ़ाता है और परिवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। आकलन सीखने संबंधी रिक्तियाँ और सीखने संबंधी कठिनाई शुरुआती पहचान की मदद करता है, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए आपका 3 गलत है दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है साथियों। आप लोग को, भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।